श्री बाबू और पूर्व अध्यक्ष संजय सिंह जी, संजीव जी मुखिया, मनीष जी, कुंदन कानू जी, सीताराम जी, अशोक बाबू, नवीन जी जो किसान मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री हैं, विनोद राम जी और जितेंद्र जी जो मंडल अध्यक्ष हैं, उधर दीपक जी, सभी उपस्थित हैं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूल उद्देश्य यह बताना है, इस देश ने सांप्रदायिक और जातिवादी क्षेत्रवादी राजनीति को खारिज कर दिया है। जिस तरह से विकास के कार्य को रोकने के लिए और भारत की समृद्धि की यात्रा पर पूर्ण विराम लगाने के लिए जातीय जनगणना से लेकर क्षेत्रवाद का नारा दिया गया था और विदेशी ताकतों से मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रास्ते में अड़चन डालने की कोशिश हुई। उसे चुनाव परिणाम ने खारिज ही नहीं कर दिया, यह दिखा दिया पूरे देश में मोदी लहर चल रही है। और मोदी लहर तो 2019 तक चली। 2024 के चुनाव में मोदी लहर मोदी सुनामी की तरह तमाम छद्म धर्मनिरपेक्ष ताकतों को और देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से लेकर यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साफ कर देगी। दूसरा इसका पक्ष है, यह जो जनादेश है यह सकारात्मक जनादेश है, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गांव गरीब और भारत की समृद्धि के संकल्प को एक तरह से जनादेश दिया है। इसका एक और पक्ष इस जनादेश का है कि पश्चिम में बैठे हुए सोरोस नाम के व्यक्ति ने और पश्चिम के नव साम्राज्यवादी ताकतों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी थी, भारत की जनता ने उस मुहिम को नकार दिया। और अंत में मैं ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 2047 तक यानी जो अमृतकाल है 25 वर्षों का, इसमें भारत को एक समृद्ध भारत यानी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे देश जो पूरी दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकसित राष्ट्र की तरह और हमें विकासशील देश की तरह यानी एक राजा और प्रजा की तरह देखते थे, उस पूरे खेल को उन्होंने बदल दिया है। अब भारत पहले ही 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। जिस देश ने हम पर 200 वर्षों तक राज्य किया, उस ब्रिटेन को विस्थापित करके भारत आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प दोहराया है कि अपने तीसरे टर्म में भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था होगी। यह विकास का जो रथ है, वह रथ एक विकसित भारत संकल्प यात्रा के रूप में पूरे देश में घूम रहा है। यह न सिर्फ आज बेगूसराय में 4 स्थानों पर हम गए, जिसमें बथौली है, रघुनाथपुर करारी है, पवन गामा है, ऐसे 4 स्थानों पर हम गए, जैसे साहेबपुर कमाल, बेगूसराय और बरौनी, ये 3 तरह के क्षेत्र में आए। इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का एक उद्देश्य जनता को उनके अधिकारों से परिचित कराते हुए उनको मिल रहे केंद्र सरकार की योजनाओं को उनके तक पहुंचाना और जिन्हें नहीं मिला उन तक प्रशासन को उनके दरवाजे तक पहुंचाना। इसमें मैं 2 बात कहूँगा। पहली बार विकास जनता के दरवाजे तक पहुंच रही है और प्रशासन गरीब और गांव के दरवाजे को दस्तक दे रहा है। तीसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनप्रतिनिधियों से, केंद्रीय मंत्री से लेकर गांव के सरपंच तक से एक अपेक्षा रखी है। वो अपेक्षा कोई नई दिल्ली, पटना, चेन्नई, कोलकाता और रांची में आराम करने की जगह गांव गरीब गली में जाकर जनता से रूबरू हों, उनके साथ जिएं और मरें। राजनीति से कुलीनता को समाप्त करने का युग आ चुका है। इसलिए नरेंद्र मोदी युग, यह अमृतकाल मोदी युग है। और इस मोदी युग और नेहरू युग का एक अंतर मैं बेगूसराय को उदाहरण से बताता हूं। हम प्राणपुर गए थे
सोनमा प्राणपुर हॉल्ट पर जिस वक्त गया, और हॉल्ट 36 साल से उस हॉल्ट पर न शौचालय, न पानी, न शेड, न अप्रोच पथ। हम 2 दिन पहले गए, जिस वक्त मैंने बात किया डीआरएम से सैकड़ों लोगों के साथ, 2 घंटे के भीतर उनके पदाधिकारी आ गए और कल से अप्रोच पथ का काम शुरू हो गया, शौचालय का काम शुरू होने जा रहा है, लाइट लगने जा रही है। ठीक उसी प्रकार सिंघौल गए। सिंघौल लगभग 50,000 की आबादी सिंघौल पर निर्भर है। हमारे साथ मनीष जी भी थे उस दिन, कुंदन जी भी थे, विनोद जी भी थे, सब लोग थे। उस सिंघौल में रात को 9 बजे गए, 500 से 600 तक लोग थे। उनके दर्द को मैंने देखा, लेकिन बात करते ही रेल मंत्रालय से बात हुई और कल से सिंघौल पर कार्रवाई शुरू हो गई। उनके अधिकारी आए, लोगों से मिलना शुरू कर दिया। यह मोदी जी की कार्यकुशलता, कार्य संस्कृति और नेहरू जी की कार्यकुशलता, कार्य संस्कृति के बीच बुनियादी अंतर को स्थापित करता है, जो हमारी आंखों के सामने है। और अंत में मैं एक शब्द कहूँगा, यह मोदी सुनामी। सुनामी शब्द साधारणतः नकारात्मक होता है, लेकिन कभी कभी वो सकारात्मक होता है। यह मोदी सुनामी राजनीति के कीचड़ को, राजनीति के दलदल को और राजनीति में दशकों से पल बढ़ रहे, पुष्पित हो रहे ऐसे तत्व, ताकतों और प्रवृत्तियों को समाप्त करने के लिए है, जो तत्व, ताकतें, प्रवृत्ति कुलीनता के आधार पर अपने को समृद्ध कर रहे थे, जनता को गरीब बना रहे थे, जाति, पंथ, क्षेत्र, भाषा के नाम पर। आज हमारा नारा है, बेगूसराय के लिए हमारा नारा है, सम्मान के साथ समृद्धि और समरसता के साथ विकास। ना 2 संप्रदाय लड़ेगा, ना 2 जातियां एक दूसरे से झगड़ेंगी। पूरी सांप्रदायिक तनाव को समाप्त करना, बेगूसराय से किसी भी तरह के सांप्रदायिक ताकत को जगह नहीं देना, किसी तरह के जातिवादी ताकत को राजनीति में पैर नहीं रखने देना। जो लोग धन बल के आधार पर राजनीति करते हैं, उनको बेगूसराय से बाहर का रास्ता दिखा देना। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, उसे पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। कौन सांप्रदायिक राजनीतिक बोझ बन गए हैं। जहां भी चुनाव में जाते हैं, कांग्रेस परास्त होती है और राहुल गांधी विभाजनकारी विदेशी ताकतों के साथ कदम बढ़ा रहे हैं। यदि वे रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते तो संभवतः प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करते। इंडिया गठबंधन की ओर से सर ईवीएम पे भी तेलंगाना में ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हुई है जी। जहां वे जीतते हैं वहां ईवीएम ईश्वर बन जाता है, जहां हारते हैं वहां ईवीएम राक्षस बन जाता है। विपक्ष अपने चरित्र, चाल और चेहरे पर चिंतन करे, इसकी जगह की ईवीएम को और बैलेट पेपर से लड़ाई करे। पत्थर से लड़कर वो सोचते हैं हम पानी से सर पटक रहे हैं, निकल रहा सर से ब्लड, सोचते हैं उससे पसीना निकल रहा है। विपक्ष पूरी तरह से हताश है। विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। जिस प्रकार के विपक्ष के नेता भारत विरोधी ताकतों से मिलकर और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ गालियां देने वालों को कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य बनाया गया है। कन्हैया कुमार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य बनाना, उसका एक ही क्वालिफिकेशन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को भद्दे बदजुबानी के साथ गालियां देते हैं। यह दिखाता है कि देश की राजनीति को कांग्रेस कहां ले जाना चाहती है। कांग्रेस मुक्त भारत का जो यात्रा